जब कभी आप लोगों को कोई आंटी नज़र आए किसी भी जगह पर, कुछ आंटीज़ होती हैं इस टाइप की, कहीं पर भी, जहाँ आप कभी कभी बैंक में जाएं या किसी हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पे वेटिंग एरिया हो, वहाँ पर कुछ लोग इस टाइप के होते हैं, आंटी इस टाइप के स्पेशली, जो कि आप लोगों को नोटिस कर रहे होते हैं अपनी इन निगाहों से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, जो आप लोगों को नोटिस कर रहे होते हैं और आप भी समझ जाते हैं कि ये आपको ही देख रहे हैं। तो इस तरह के लोग हर जगह पे मिलते हैं जो आप लोगों को नोटिस कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस तरह की आंटीज़ हमें हर जगह नज़र आती हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ इस तरह की स्टोरीज बताऊंगी जो हो चुकी हैं मेरे साथ। बैठी हुई देख रही होती हैं आपको इस तरह से। बेटी किसके साथ आई हो? जी आंटी, मैं अपने बेटे के साथ आई हूँ, वो वहाँ वेटिंग एरिया में बैठा हुआ है, मेरे साथ है। मैंने देखा, मैं इतनी देर से देख रही थी, आप इशारा कर रही थी, जबकि इसने सब कुछ देख लिया होगा कि ये मैं किसको इशारा कर रही हूँ, कहाँ इशारा कर रही हूँ। इसको पंचायत ही ये थी कि वो देख सके कि ये आई किसके साथ है और ये किसको खड़ी हुई इशारे कर रही है। मैंने देखा आप उधर इशारा कर रही थी। बुखार है आपको ना? मैं भी अपने नवाशे के साथ ही आई हूँ। जी, मुझे बुखार था रात से। हाँ, उसके बाद ये थोड़ी देर के बाद अपना करेक्टर ही चेंज कर लेती हैं। इनको लगता है कि साइड में जो बैठा हुआ है वो बातें करने के लिए ही आया है और उसके पास कोई काम ही नहीं। उसके 10 मिनट बाद उस आंटी ने मुझे देखना शुरू किया। उसके बाद मेरी चप्पलों की तारीफ करना शुरू कर दी। उसको लगा कि मैंने सूट के साथ वो चप्पलें बनवाई हैं, तो मेरी तारीफ करी। चाहे पता नहीं उसे अच्छी लगी या नहीं लगी, लेकिन उसने तारीफ करी। शायद उसे ये बताना था हमने भी ये चप्पलें बनाई हैं, हम बहनों ने, हम सारी रिश्तेदारों ने शादी पे अपने भाई की सब ने कपड़ों के साथ मैचिंग की चप्पलें बनवाई थी। उसके बाद उसने स्टोरी चेंज करके बात कुछ और निकाल दी। उसने मुझसे पूछा कि आप कहीं काम करती हैं, जॉब करती हैं, क्योंकि उसको ये बताना था कि वो स्कूल टीचर है। वो स्कूल टीचर ही थी जो कि मुझे बैठी हुई लेक्चर दे रही थी। वो स्कूल टीचर थी। उसने मुझे पूरी स्टोरी बता दी कि वो कौन से स्कूल में जाती है, कहाँ पढ़ाती है, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाती है। फिर मेरी डिटेल्स लेने शुरू कर दी। मैं तो समझ चुकी थी कि वो मेरी डिटेल्स इसलिए ले रही कि वो अपनी स्टोरी मुझे बता सके, और उसने मुझे आधी से ज़्यादा स्टोरी बता दी थी। आधे घंटे के जो वेटिंग एरिया के अंदर टाइम था, वो उस औरत ने मेरे से यही बातें करके पूरा निकाल दिया। उसके बाद वो मुझे लेक्चर ही देने लग गई। उसको लगा कि मुझे वो लेक्चर दे के वो समझ रही थी कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ और मैं इसको बता दूंगी कि वो क्या कहते हैं कि मैं काम करती हूँ तो सबको काम करना चाहिए। हाँ, अपना बिजी रखना चाहिए, अपने आप को कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाना चाहिए। हमने कहा भाई हम अपने बच्चों से ही नहीं फारिग होते तो हम बिजी क्या होंगे? आपको क्या पता नहीं है कि जिसके बच्चे होते हैं घरों में उनके कितने काम निकलते हैं? भाई आपका मियाँ भी आपका बच्चा ही होता है और बच्चे भी आपके बच्चे बड़े ही होते हैं। भाई सारे काम घर के सब संभालना बहुत आसान नहीं। इन्हें पलट के मुझे इस तरह से देखा और कहा कि काम करना चाहिए और हाँ बिजी रखना चाहिए माइंड को। तुम भी कुछ किया करो, कहीं कोई छोटी मोटी देख लो, घर से कर लो, होम से कर लो, ऑनलाइन कर लो। अबे भाई मुझे तू क्यों बता रही है कि मुझे क्या करना है? उसने तो मुझे डिटेल देना शुरू कर दी और मेरा दिमाग ख़राब करना शुरू कर दिया। इसके बाद बराबर वाली को भी बोलने लगी। बराबर वाली से भी पूछ के मुझे बता दिया कि रात से यहाँ पे बच्ची है और उसका बुखार नहीं उतरा तो ये एडमिट है। मतलब इतनी डिटेल भाई, इतनी डिटेल। और कुछ लोग तो इतने झूठे भी होते हैं। झूठे इस सेंस में मेरे बराबर में 2 औरतें बैठी नहीं थी जो कि वो मुझे बिल्कुल नहीं लग रही थी कि जिम करती होगी। वो उस दूसरी आंटी को बताने लग गई कि भाई मैं तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद जिम करने जाती हूँ। ऐसी लंबी लंबी फेंक रही थी कि मुझे हंसी आई थी, क्योंकि जिम करने वाले की पता चल जाती है कि जिम करने वाला कितना एक्टिव है। वो जिम नहीं करती थी, अल्लाह जाने वो करती भी होगी, लेकिन जिस तरह से वो झूठ बोल रही थी वो उसके मुंह से पता लग रहा था कि वो जिम नहीं जाती है, लेकिन कह रही थी मैं तो जिम करती हूँ, आधे घंटे की जिम करती हूँ। मतलब इतना गॉसिप करने का टाइम इन औरतों को कहाँ से मिलता है? जहाँ बैठी होती है वहीं शुरू हो जाती हैं, इतनी लंबी लंबी बातें करनी शुरू हो जाती हैं कि उनको ये नहीं पता चलता कि टाइम क्या हुआ। उनका टाइम पास ही यही होता है। तो प्लीज़ किसी को सजेशन देने से पहले सोचा करें कि आप क्या बात करें, किससे बात करें। सजेशन देना बंद करें। मेरा दिल करता है इनका मुंह नोच लूं जो सजेशन देते हैं। सजेशन देने वाले बड़े होते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है उसको नहीं पता होता कि वो दूसरे को नहीं पता होता कि वो क्या किस चीज़ से गुजर रहा होता है। तो सजेशन मत दिया करें। जिस तरह की खासतौर पर ये आंटियाँ बाज़ारों में, मार्केट्स में और हॉस्पिटल्स और स्कूल्स वगैरह में मिलती हैं, तो वो बड़ी एक्सपीरियंस होल्डर जैसे होती होंगी। लेकिन प्लीज़ किसी को सजेशन देने से पहले 10 बार सोचा करें कि आप की सजेशन उनको काम आएगी या नहीं आएगी। तो प्लीज़ किसी को सजेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जहर लगती है वो औरतें जो सजेशन दे दे के लोगों का दिमाग ख़राब करती हैं। तो मेरा बुखार तो उस औरत ने वहीं उतार दिया था जो दिमाग ख़राब कर चुकी थी मेरा। बड़ी मुश्किल से फिर वो आंटी वहाँ से निकली
जब उनकी बच्चे की बारी आ गई, उनके नवासे की, नवासा भी एक नंबर का ऐसा था कि कुर्सी पे बैठे नीचे लटके, कुर्सी पे बैठे नीचे लटके, कभी मुझे लात मारे कभी उधर लात मारे। मतलब बच्चे को बिठाना, तमीज़ सिखाना। आप स्कूल की टीचर हैं तो आपने सिखाया नहीं अपने बच्चे को कि किस तरह से बैठना चाहिए। इतने बदतमीज़ मुझे वो लगते हैं, बैठ रहा है कभी टांग मार रहा है, कभी कुछ पैर मार रहा है, कभी नीचे खड़ा, मतलब कोई किसी को परवाह ही नहीं होती भाई। आप ये तो देख लो कि हॉस्पिटल में बैठे हो कितना गंदा होता है, कितने जम्स होते हैं, लेकिन उन लोगों को ये चीज़ों को पता ही नहीं होता। बाद में उसको झूले की लारे लप्पे दे रही थी कि झूले में लेके जाऊंगी, झूले में लेके जाऊंगी। हम तो पीछे वाली गली में रहते हैं, आप कहाँ रहती है। मैंने वहीं फुल स्टॉप कर दिया कि मेरी बारी आने वाली है, तो मैं अब ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आंटी ने लंबी कर दी थी। तो इसलिए मैंने आंटी को कटा के अपना नंबर निकाल के अंदर चली गई। तो प्लीज़ किसी को सजेशन नहीं दिया करें। अगर आपको लगता है कि सजेशन देने वाली बात है या अपनी तारीफ करवाने का शौक होता है तो खुद ही अपनी तारीफ करके खुश होया करें, लेकिन किसी को सजेशन मत दिया करें प्लीज़।